जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। लूसेंट के इस सीरीज में फिजिक्स का चैप्टर में 12 हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है ध्वनि तरंग। इससे पहले 11 चैप्टर कर दिया गया है। अगर आप तक अभी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है फिजिक्स के नाम से, आप देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग अपने प्रश्नों पर देखते हैं। बोल रहा चैप्टर का नाम है आज हम लोग ध्वनि तरंग। ध्वनि ध्वनि मतलब क्या होता है? आवाज़। क्या होता है? आवाज़। ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि ध्वनि जो होता है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। तो ध्वनि तरंग कैसी है? तो अनुदैर्ध्य है। क्या है? ध्वनि अनुदैर्ध्य होती है, याद रखिएगा। और प्रकाश जो होता है, प्रकाश अनुप्रस्थ होता है। प्रकाश क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है, याद रखिएगा, अनुप्रस्थ होता है। और ध्वनि क्या होता है? अनुदैर्ध्य होता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो ध्वनि जो तरंगे है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति एवं परिसर की बात करें तो ध्वनि में तीन प्रकार की आवृत्ति पाई जाती है। जैसे तरंगे तीन प्रकार की अवश्रव्य तरंग होती है, श्रव्य तरंग होती है और पराश्रव्य तरंग होती है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, बोल रहा है कि अवश्रव्य तरंग क्या होता है। तो इंफ्रासोनिक वेव क्या होता है कि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंग कहते हैं। यानी कि 20 हर्ट्ज से नीचे जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवश्रव्य तरंग कहेंगे। इससे हमारी कान नहीं सुन सकता। यानी कि क्या पूछेगा, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि ऐसा कौन सा तरंग है जो कि हमारी कान नहीं सुन सकता है? तो अवश्रव्य तरंग। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न किया जा सकता है। बहुत बड़े प्रकार के। आगे देखते हैं। श्रव्य तरंग, ऑडियोबल, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंग को श्रव्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। तो श्रव्य यानी कि सुनने योग्य और अवश्रव्य मतलब न सुनने योग्य। आगे देखते हैं पराश्रव्य। अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है कि जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। मनुष्य के कान इन्हें भी नहीं सुन सकती। यानी कि ना हम लोग पराश्रव्य तरंग को सुन सकते हैं, ना अवश्रव्य तरंग को सुन सकते हैं। और जो श्रव्य तरंग है, श्रव्य तरंग, इसी को हम लोग सुन सकते हैं, जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उसी को हम लोग सुन सकते हैं, याद रखिएगा। जो पराश्रव्य तरंगें होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। मनुष्य के कान इसे सुन नहीं सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, कुत्ता अगर पास से जाते हैं तो जल्दी उठ जाता है, बिल्ली पहले ही भाग लेती है कि कोई आ रहा है। समझ रहे ना कि इन सबों की जो तरंग दैर्ध्य यानी कि सुनने की जो क्षमता होती है, चमगादड़, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि शाम के वक्त चमगादड़ ऐसे आते हैं, हम लोग मतलब रोकने की, मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उड़ जाता है, एकदम नज़दीक से आके उड़ जाता है। देखते हैं ना, एकदम नज़दीक आएगा मुड़ जाएगा। यानी कि उनकी आवृत्ति, पराश्रव्य आवृत्ति बहुत तेज होती है। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनका तरंगदैर्ध्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरणपुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। आगे देखते हैं पराश्रव्य तरंगों के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पराश्रव्य तरंग का उपयोग संकेत भेजने में करते हैं, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों या वायुयान तथा घड़ियों की पुर्जा को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में भी पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए भी पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। और गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि कल कारखानों से चिमनी हटाने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाएगा, तो पराश्रव्य तरंग। गठिया रोग का उपचार एवं मस्तिष्क का ट्यूमर पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं ध्वनि की चाल। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। यानी कि ठोस में अलग होगी, द्रव में अलग होगी, गैस में अलग होगी।
यानी कि ध्वनि अगर क्या पूछा जाए कि ध्वनि क्या निर्वात में गमन करती है, तो नहीं गमन करती है। तो ध्वनि जो होती है निर्वात में गमन नहीं करती, उसके लिए कोई ना कोई माध्यम की ज़रूरत जरूर पड़ती है। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है, याद रखिएगा। अगर वायु में ध्वनि की अगर चाल की बात करें तो 332 मीटर पर सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड, और लोहे में अगर बात करी जाए ध्वनि की चाल तो 5130 मीटर पर सेकंड। यानी कि लोहा जो होता है ठोस होता है, जल जो होता है वो लिक्विड यानी कि गैस मतलब लिक्विड में होता है, और जो वायु होता है तो यानी कि लोहा में सबसे ज़्यादा, जल में उससे कम, और ध्वनि में मतलब वायु में सबसे कम होता है। तो याद रखिए यानी कि ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम द्रव में, और उससे कम वायु में यानी कि गैस में होता है, याद रखिएगा। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एक तरंगदैर्ध्य बदल मतलब ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। देखिए क्या बोला, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि अगर ठोस से द्रव में प्रवेश करेगी, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ध्वनि की जो चाल होती है वो एवं तरंगदैर्ध्य जो होती है बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, मतलब किसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल जो होती है ना वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, याद रखिएगा। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, अगर ध्वनि की जो चाल है और उसके ऊपर अगर कोई दाब डाला जाएगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित, कोई बदलाव नहीं होता है। अगर ध्वनि की चाल में अगर ताप का प्रभाव डाला जाता है तो क्या होता है, तो माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। जैसे वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। यानी कि अगर ध्वनि की चाल में ताप बढ़ाया जाए तो बढ़ेगा, और ताप घटाया जाएगा तो ध्वनि की चाल घट जाएगी। ध्वनि की चाल पर अगर आर्द्रता का क्या प्रभाव रहता है, तो नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, यानी कि जहाँ ज़्यादा ठंडा रहेगा वहाँ पर चाल कम रहेगा, और जहाँ पर ठंडा कम रहेगा वहाँ पर चाल ज़्यादा रहेगा। सीधी सी बात ये याद रखिए। अगर बात करें विभिन्न माध्यमों में चाल, तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड, हाइड्रोजन में 1269। तो इसमें सिर्फ वायु याद रखिए, उसके बाद जल याद रखिएगा, पारा, कांच, ठीक ना, और उसके बाद लोहा याद रखिएगा। तो ये सभी पूछा जाता है, बस लोहा और जल का याद रखिए, लोहा, जल और वायु। ठीक, आगे देखते हैं। ध्वनि के लक्षण की बात करें तो ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं, प्रबलता, तारत्व और गुणता। अगर प्रबलता की बात करें तो प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है। प्रबलता जो होती है ध्वनि का अभिलक्षण है, जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। यानी कि कोई भी ध्वनि जो होती है तेज सुनाई दे या मंद सुनाई दे, वो किसका लक्षण है, तो प्रबलता का लक्षण है। यानी कि उसके अंदर अगर बल ज़्यादा रहेगा तो तेज सुनाई देगा, अगर बल कम रहेगा तो मंद सुनाई देगा। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक फोन है। तो पूछेगा कि ध्वनि की प्रबलता व्यक्त करने का मात्रक कौन है, फोन। फोन ये बात करने वाला फोन नहीं, ये मात्रक है, यानी कि ध्वनि तेज है कि धीरे है इसका जांच करता है फोन, याद रखिएगा। तारत्व तारत्व यानी कि पिच क्या होता है, तो तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी अथवा पतली कहा जाता है। जैसे देखते हैं तारत्व यानी कि अगर तारत्व मनुष्य में 2 प्रकार की, औरतों की आवाज़ पतली होती है तो उनका तारत्व और मतलब और जो मनुष्य होता है यानी कि आदमी होता है उसका जो आवाज़ जो होता है वो भारी होता है, इसी तारत्व के कारण होता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, तारत्व जो होती है आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर
ध्वनि की जब आवृत्ति अधिक होती है तो तारत्व अधिक होता है एवं ध्वनि पतली होती है। वहीं आवृत्ति अगर कम होने पर तारत्व कम होता है और वहीं पर ध्वनि मोटी होती है। यहाँ पर ठीक उल्टा है, अगर तारत्व कम रहेगा तो ध्वनि मोटी होगी, ज़्यादा रहेगा तो पतली होगी। अब पतली और मोटी ये क्या है, तारत्व यानी कि पिच पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं गुणता यानी कि क्वालिटी की बात करें। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, गुणता कहलाता है। ध्वनि की गुणता सन्नादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब गाना बजता है तो बहुत सारा साउंड से मिलकर बनता है। जैसे कि कोई एक बाजा बजाएगा तो बस उसी की आवाज़ नहीं, जैसे यहाँ पर ढोलक बज रहा है, यहाँ पर झाल बज रहा है, यहाँ पर हारमोनिया बज रहा है, जैसे कि अलग अलग प्रकार की बज रही है, यानी कि सब मिलकर एक धुन बनाते हैं, ठीक ना, मतलब पिच बनाते हैं। और सभी का अपना, अगर सबका आप ध्यान से सुनिएगा तो तबला अलग सुनाई देगा, अगर एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनिएगा तो सबका अलग अलग अपना होगा, समझ रहे हैं ना। तो उसी को कहते हैं कि जो ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियाँ में अंतर प्रतीत होता है। इन ध्वनियों में जब अंतर प्रतीत होते हैं यानी कि उसी को हम लोग गुणता बोलते हैं। आगे देखते हैं ध्वनि की गुणता सन्नादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा अपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करता है। ध्वनि की अगर तीव्रता की बात करें तो माध्यम के किसी बिंदु पर, मतलब कोई भी माध्यम हो तो माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होता है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेल होता है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने वाला मात्रक क्या है, बेल होता है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है और बेल एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में इसे छोटा मात्रक डेसिबल होता है। आप लोग पता होंगे कि ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल और उससे बड़ा अगर मापा जाए तो बेल मापा जाएगा। तो बेल डेसिबल किसका मात्रक है, ध्वनि का मात्रक है। आगे देखते हैं जो बेल का 10वां भाग होता है, तो बेल का 10वां भाग क्या हो जाएगा, डेसिबल। कैसे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का 100वां भाग, सेंटीमीटर में 100 यानी कि मीटर का 100वां भाग होता है सेंटीमीटर, होता है ना। तो उसी तरह से 10वां भाग, बेल का 10वां भाग डेसिबल होता है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर बात करें मनुष्य की तीव्रता, अधिकतम श्रव्य सीमा 95 डेसिबल है। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। आगे देखते हैं प्रतिबल एवं ध्वनि की तीव्रता में संबंध। प्रतिबल एवं ध्वनि की तीव्रता में अगर अंतर बात करें तो प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है, तो उससे प्रबलता क्या बोलते हैं, अभिलक्षण होता है प्रतिबल का, प्रबलता कहते हैं उसको। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा का वह परिमाण है जो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्रफल के प्रति सेकंड गुजरती है। ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है, यानी कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है मापा जा सकते हैं। इसमें क्या है कि प्रबलता चेतना संबंधी है, प्रबलता को मापा नहीं जा सकता है। प्रबलता सुनाने वाले के कान की सुग्राहिता पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले के कान की सुग्राहिता पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखते हैं ध्वनि जो होता है, ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि प्रबलता व्यक्ति के कान की सुग्राहिता पर निर्भर करता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है और यहाँ पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक को कोई बात स्पष्ट सुनाई दे रही है और एक के थोड़ा कम सुनाई दे रही है। इसका मतलब कि कोई उसकी दोनों के
कान की सुग्राहिता अलग अलग है, समझ रहे हैं ना। प्रतिध्वनि यानी कि इको क्या होता है, मतलब जब ध्वनि टकरा कर लौटेगी उसको प्रतिध्वनि बोलेंगे। ऐसा कब प्रतीत होता है, जैसा आप लोगों को पता चलता है कि जैसे आप घर में बैठे हैं और लगता है कि इधर से आवाज़ आ रही है, लेकिन जब जाते हैं उसके नज़दीक तो लगता है कि इधर से नहीं, इधर से अब आ रही है, यानी कि उसका मतलब कि ये इको सिस्टम है, समझ रहे हैं ना, प्रतिध्वनि है। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, यानी कि कोई वस्तु से टकराकर और उधर से आ रही है 17 मीटर के आसपास। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड रहता है, यानी कि 10 सेकेंड तक कोई व्यक्ति अगर कुछ बोला तो उसका प्रभाव रह सकता है, और इसी 10 सेकेंड में उसको दोहरा ले तो उसको याद हो जाता है, समझ रहे हैं ना। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देती है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि अगर रात में कोई चीज़ बजता है तो ज़्यादा देर तक मतलब ज़्यादा दूर तक सुनाई देती है, समझ रहे हैं ना। गाना अगर रात को सुबह सुबह अगर बजा दीजिएगा तो दूर से, जैसे कि हम लोग का घर जो है, जो स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, ठीक ना, 10 किलोमीटर, ऐसे दिन में नहीं सुनाई देता, लेकिन जब सुबह होती है एकदम शांत सन्नाटा होता है, रात होती है, तो ट्रेन का साफ आवाज़ हम लोगों को सुनाई देता है, समझ रहे हैं ना। दिन में नहीं देगा लेकिन रात को सुनाई देता है, तो इसका मतलब कि ध्वनि जो होता है, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देती है, समझ रहे हैं ना अच्छे से। अनुनाद क्या होता है, रिसोनेंस, यानी कि जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है, इस घटना को अनुनाद कहा जाता है। आगे देखते हैं ध्वनि का व्यतिकरण क्या होता है। तो जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है, इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण, यानी से कोई ध्वनि दोनों दो जगह से एक ही जगह पर एक ही स्थान पर साथ पहुंचे तो उसको ध्वनि का, और उससे यहाँ पर जाके दोनों अलग अलग छितरा जाती हैं तो उसको बोल देते हैं ध्वनि का व्यतिकरण। आगे देखते हैं, यह दोनों तरंगे यह दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही कला यानी कि फेज में पहुंचती हैं तो वहाँ ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है, इसे समपूषी व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में पहुंचती तो वहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होती, इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। आगे आगे देखते हैं ध्वनि का विवर्तन क्या होता है। सब ध्वनि में जैसे काम करता है उसी तरह प्रकाश का भी विवर्तन होगा, प्रकाश का भी व्यतिकरण होगा, प्रकाश का परावर्तन होता है। जब प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ध्वनि का तरंग दैर्ध्य जो होता है 1 मीटर की कोटि का होता है, अतः जब इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़ कर आगे बढ़ जाती है, इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पर वस्तु है, यहाँ से ध्वनि जा रही है तो यहाँ से अगर किनारे से मुड़ के चल जाएगी तो इसी को बोलेंगे ध्वनि का विवर्तन। डॉपलर प्रभाव क्या होता है, जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, यानी कि यहाँ से भी गाना बज रहा है, जैसे कि एक गाड़ी ये है और एक गाड़ी ये है, इस गाड़ी पे भी गाना बज रहा है और आप ये गाड़ी से चल रहे हैं, यानी कि दोनों क्या बोल रहा है कि किसी ध्वनि स्रोत, तो ये ध्वनि स्रोत हो गया, और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है, इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं, समझ रहे हैं। अगर नज़दीक रहेगा तो अच्छा से सुनाई देगा, दूर होगा तो धीमे धीमे आवाज़ होगा। मैक संख्या क्या होती है उसको भी समझ लेते हैं। तो मैक संख्या किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल पराध्वनिक होती है, यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो ध्वनि की चाल अति पराध्वनिक कहलाती है। प्रघाती तरंग क्या होता है, तो प्रघाती तरंग जो होता है शॉक वेव्स, यानी कि जब पिंड की चाल
पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग कहते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 12 ध्वनि तरंग समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।